Today we are going to discuss another topic of GIOC, valence shell electron pair repulsion theory, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, जिसे हम शॉर्ट में वेस्पर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। वेस्पर थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ये 1940 में दी गई थी सिज्विक और पावेल के द्वारा, बट इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन किया गया 1957 में गिलेस्पी और नाइहोम के द्वारा। इसलिए जनरली हम इसका जो देने वाला माना जाता है वो गिलेस्पी और नाइहोम को ही माना जाता है। बहुत ज़्यादा सुधार किया था उन्होंने। मेनली ये थ्योरी किसके बारे में बताती है हमें? ये थ्योरी हमें मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बताती है। मॉलिक्यूल की शेप कैसी है? शेप का मतलब जो सेंट्रल एटम जो होता है, उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की पोजीशन कैसी है, उससे शेप डिसाइड होती है या उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है। मेनली जैसे कि लोन पेयर हैं सेंट्रल एटम के चारों तरफ, वो किस प्रकार से एडजस्ट होते हैं, लोन बॉन्ड पेयर हैं वो किस प्रकार से एडजस्ट होते हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 3D में एक दूसरे के साथ एडजस्ट होकर के ज्योमेट्री की फॉर्मेशन कर देते हैं। इसके बारे में ये थ्योरी हमें डिस्कस करती है। बॉन्ड एंगल वगैरह के बारे में भी डिस्कस करती है कि कब बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, कब बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, इन सब के बारे में बताती है। तो इस सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहली बात मैं कहूँ तो ये लिख सकते हैं, इट डील्स अबाउट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब जब शेप की बात आती है तो देखो एक चीज़ डिस्कस करते हैं। एक तो है CH4, एक है अमोनिया और एक है वाटर। ये बात हम जानते हैं कि CH4 में कार्बन के साथ चारों के चारों बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, यहाँ ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है। यदि मैं बात करूँ इनमें हाइब्रिडाइजेशन की, तो तीनों में ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन अपन कवर कर चुके हैं। अब यदि बात करें इनके बॉन्ड पेयर लोन पेयर की, तो इसमें बॉन्ड पेयर 4 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं। बात करें लोन पेयर कितने इनके पास, तो इसके पास तो 0 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर। अब 2 अलग अलग टर्म आती हैं, एक तो आती है ज्योमेट्री और एक आती है शेप। ज्योमेट्री क्या होती है? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का 3D अरेंजमेंट होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल का 3D अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन हम देख लेते हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनका 3D में अरेंजमेंट कैसा है। इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp3, तो टेट्राहेड्रल, TD शॉर्ट में लिख देते हैं। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल इसमें भी 4 ही हैं, तो ये भी टेट्राहेड्रल, और इसमें भी हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 ही हैं, तो ये भी टेट्राहेड्रल ही होगा। बट यदि शेप की बात करें तो शेप में हम ओनली जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ सराउंडिंग एटम हैं उनकी पोजीशन बताई जाती है, या फिर ये कहें कि बॉन्ड पेयर की पोजीशन बताई जाती है 3D के अंदर। तो इसमें 4 बॉन्ड पेयर, इसकी तो शेप भी 3D होगी, बट इसमें बॉन्ड पेयर 3 ही हैं, तो इसकी शेप कैसी होगी? पायरेमिडल। और इसकी शेप कैसी होगी? V शेप, या फिर बेंट शेप भी बोल देते हैं। तो देखो शेप में डिफरेंट होता है। ज्योमेट्री में हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों कंसीडर कर लेते हैं, बट शेप में ओनली बॉन्ड पेयर ही कंसीडर किया जाता है। देखो यदि इस थ्योरी का, वेस्पर थ्योरी का अपन पोस्टुलेट्स शुरू करें, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को बताने के लिए, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को बताने के लिए हमें कम से कम 2 बॉन्ड पेयर और 3 एटम उसमें होने ज़रूरी हैं, तभी उसकी हम शेप वगैरह का डिस्कशन कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? 2 तो बॉन्ड पेयर और 3 एटम कम से कम उसमें होने चाहिए। अब जैसे मान लो मैं कहूँ ये O2 है, तो इसमें एटम 2 ही हैं, तो इसकी शेप ज्योमेट्री की डिस्कशन नहीं हो सकता। ऐसे ही HCl है, तो इसमें 2 ही एटम हैं। क्लियर है बात? कम से कम कितने एटम होने चाहिए? 3 तो एटम होने चाहिए और
2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए। जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल है तो इसमें 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और 2 बॉन्ड पेयर भी होते हैं। तो शेप बताने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन होती है, ठीक है, कम से कम 3 एटम और 2 बॉन्ड पेयर। अब यदि इसका हम फर्स्ट पोस्टुलेट देखें, इस थ्योरी का पहला पोस्टुलेट्स, तो पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि यदि सेंट्रल एटम के चारों तरफ सारे के सारे बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हों, लोन पेयर एक भी नहीं हो, तो जो मॉलिक्यूल की शेप होती है वो डिपेंड करती है उसके हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, उसमें सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। क्लियर है बात? फर्स्ट पोस्टुलेट की बात समझ में आ गई कि इफ द सेंट्रल एटम हैज ओनली बॉन्ड पेयर, देयर इज नो लोन पेयर, then the shape of molecule depend on the hybridization of central atom। कैसे समझिए, देखो माना कि sp हाइब्रिडाइजेशन है सेंट्रल एटम के अंदर, तो डेफिनेटली उसकी शेप कैसी होगी? लीनियर होगी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो होगी टेट्राहेड्रल। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो होगी ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल, ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल। sp3d2 है तो उसकी शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। और sp3d3 है तो उसकी शेप होगी पेंटागनल बाई पायरेमिडल। ये कब बात कर रहा हूं मैं? जब ओनली बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ यदि ओनली बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट हो तो इस प्रकार से उनकी शेप बताई जाती है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सब शेप वगैरह अपन सेकंड पोस्टुलेट में बना करके भी देखेंगे। अब बात करते हैं इसके सेकंड पोस्टुलेट की। वेस्पर का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? देखिए, सेकंड पोस्टुलेट के बारे में अपन बात करें तो सेकंड पोस्टुलेट में हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी यदि सेंट्रल एटम के पास आ जाए तो उनका 3D अरेंजमेंट किस टाइप से होता है। इफ सेंट्रल एटम हैव bond pair as well as lone pair, then their geometry या कहूँ shape is distorted। उसकी जो shape है वो distorted हो जाती है, उसकी shape जो है वो विकृत हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर प्रेजेंट हैं। और उसका डिस्टोर्टेड होने का रीजन क्या होता है? डिस्टोर्टेड होने का रीजन होता है LP-LP, LP-BP और BP-BP के बीच लगने वाला रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षण बल की वजह से। सेकेंड पोस्टुलेट का मतलब समझ में आ गया कि यदि सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट हो तो उसकी शेप डिस्टोर्टेड हो जाएगी। और डिस्टोर्टेड होने का रीजन क्या होता है? उसमें LP-BP, LP-LP और BP-BP के बीच पाया जाने वाला रिपल्सन फोर्स। उस रिपल्सन फोर्स का ऑर्डर क्या बताया गया वेस्पर में कि LP-LP के बीच का रिपल्सन फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद LP-BP के बीच का होता है और उसके बाद BP-BP के बीच का रिपल्सन फोर्स होता है। ये ऑर्डर है रिपल्सन फोर्स का, ठीक है। इस रिपल्सन फोर्स के बेस पर हम इस टाइप के मॉलिक्यूल का डिस्कशन करेंगे जिनकी शेप किस टाइप से खराब होती है, डिस्टोर्टेड हो जाती है। क्लियर है? इसमें एक चीज़, ये इसको स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता दूं, इसमें मैं n की वैल्यू लिखूंगा। n की वैल्यू यदि 2, n की वैल्यू है ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। n का मतलब क्या है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है, ठीक है। यदि n की वैल्यू 2 होगी तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, n की वैल्यू 3 होती है तो sp2, n की वैल्यू 4 तो sp3, n की वैल्यू 5 तो sp3d, n की वैल्यू 6
तो sp3d2, n की वैल्यू 7 तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, n की वैल्यू 2 से स्टार्ट करते हैं अपन सेकेंड पोस्टुलेट को। इसमें लेते हैं केस फर्स्ट, इफ n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे सबसे पहले तो sp हाइब्रिडाइजेशन। अब n इक्वल टू 2 का मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों मिलकर के कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन ये हो सकती है, देखो bp प्लस lp इक्वल टू 2 प्लस 0। ठीक है, यानी 2 बॉन्ड पेयर ही हो, लोन पेयर नहीं हो, तो उस कंडीशन में ये सेंट्रल एटम, एक सराउंडिंग एटम इधर, एक सराउंडिंग एटम इधर, ये 180 डिग्री का एंगल और लीनियर शेप कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। इसमें एक ही पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब लोन पेयर तो इसमें आ नहीं सकता, बॉन्ड पेयर एक हो जाएगा, बॉन्ड पेयर एक होने पर शेप बताई नहीं जा सकती है। क्लियर है बात। तो केस फर्स्ट में n की वैल्यू 2 होने पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा और इस टाइप की शेप होगी उसकी लीनियर। ये बीच में सेंट्रल एटम है, ये सराउंडिंग एटम है और इनके बीच का जो बॉन्ड पेयर के बीच का जो एंगल है वो कैसा आता है, 180 डिग्री। केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड में n इक्वल टू कितना ले लें, 3। n इक्वल टू 3 होने पर हाइब्रिडाइजेशन तो हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की संख्या की बात करें तो एक केस तो ये बनता है कि 3 प्लस 0। 3 प्लस 0 का मतलब है 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होंगे तो देखो वो किस प्रकार से रहेंगे, वो इस प्रकार से रहेंगे, एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर 3D में, ताकि उनके बीच रिपल्सन कम से कम लगे। 1 2 और ये 3, ये इस प्रकार की जो शेप होती है इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल और प्लेनर। अब इसमें दूसरी कंडीशन ये बन सकती है 2 प्लस 1, यानी 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर बन सकता है। 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की कंडीशन कुछ ऐसी हो सकती है, देखो उसमें ये जो बॉन्ड पेयर हैं, ये बॉन्ड पेयर और ये वाला लोन पेयर इस टाइप से रहता है। वो ये सराउंडिंग एटम है, ये सेंट्रल एटम है। इस शेप को हम बोलते हैं वी शेप। क्या बोला जाता है, वी शेप। क्लियर है। बॉन्ड एंगल वगैरह डिपेंड करता है किस टाइप के एटम्स वगैरह इसके अंदर हैं, बट ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का ये पाया जाता है। अब बात करें थर्ड केस की। केस थर्ड, केस थर्ड में n की वैल्यू ले लें 4। n की वैल्यू 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर होगा। अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, देखो एक तो लिख दूँ मैं 4 प्लस 0 लिख दूँ। 4 प्लस 0 का मतलब 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होंगे तो कुछ इस प्रकार की शेप होती है। ये शेप आप जानते हो टेट्राहेड्रल होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है 109, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, 4 प्लस 0 की कंडीशन में n की वैल्यू 4। n क्या अपना बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यहाँ पर एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो ये डिस्टोर्टेड नहीं है इस टाइम। बट यदि मैं ये लिखूँ 3 प्लस 1 हो, यानी 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, तो देखिए ये सेंट्रल एटम, ये सराउंडिंग, ये सराउंडिंग और ये सराउंडिंग और ये लोन पेयर। इस टाइप की शेप को बोला जाता है पायरेमिडल। पायरेमिडल अमोनिया टाइप शेप हो गया ना, ये टेट्राहेड्रल। यहां ये बॉन्ड पेयर कुछ नीचे की ओर फोर्स कर दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ लोन पेयर आ गया। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन फोर्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली बॉन्ड पेयर के। देखो यहाँ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट बताया था। जैसे एग्जांपल इसका CH4 ले सकते हैं, मीथेन का अणु। ये अमोनिया का यदि मोलिक्यूल है तो अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री के करीब पाया जाता है।
ये बॉन्ड एंगल की डिस्कशन भी अपन वेस्पर के आगे पोस्टुलेट में करेंगे, बट सिंपल सा रीज़न यही है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड पेयर को नीचे दबा दिया जाता है, फोर्स कर दिया जाता है, इसलिए बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से 107 डिग्री 107 डिग्री के आसपास इसमें कम हो जाता है। उसका रीज़न यही है। और एक कंडीशन ये हो सकती है 2+2 की कंडीशन, किसमें? केस 4 में। 2+2 का मतलब ये है कि दो तो बॉन्ड पेयर, ये सेंट्रल एटम, ये सराउंडिंग एटम। अब दो तो ये बॉन्ड पेयर हो गए और दो ही क्या होते हैं? लोन पेयर, इस टाइप से, ठीक है। इसको बोलते हैं वी शेप या फिर बेंट शेप, मुड़ी हुई, ठीक है। ये वाटर मोलिक्यूल इस टाइप का ही होता है, सेम उसी का एग्जांपल है ये। इसमें बॉन्ड एंगल वाटर की यदि बात करूं तो 104.5 डिग्री के आसपास, 104.5 डिग्री के आसपास पाया जाता है। और वो इससे और भी कम होने का रीज़न क्या होता है? यहाँ LP के बीच रिपल्सन और भी ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो जाता है। तो N की वैल्यू यदि 4 लें अपन, तो इस प्रकार की 3 टाइप की ज्योमेट्री पॉसिबल हो सकती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं N की वैल्यू 5। इफ N इक्वल टू 5, केस 4th, N इक्वल टू 5, N की वैल्यू 5 होगी तो डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन तो कौन सा होगा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन उसमें होगा। अब sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो अब इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को कंसीडर कर लें। तो पहला केस तो ये बनता है कि 5+0 ही कर लें, कि मतलब 5 तो बॉन्ड पेयर हों और 0 उसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो। 5 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर होने पर ये सेंट्रल एटम, ये 3 जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो एक ट्राइगनल के तीनों कोनों की ओर होते हैं, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है, ये वाला बॉन्ड एंगल, ये 120 डिग्री का होता है, और इनको इक्वाटोरियल पोजीशन बोली जाती है। अब जो 2 बॉन्ड पेयर और बच गए वो इस प्लेन के अप और डाउन, ऊपर और नीचे होते हैं, उनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो इस प्रकार की शेप में 2 प्रकार के बॉन्ड एंगल होते हैं, 120 डिग्री और 90 डिग्री। जो ये 120 डिग्री पर तीनों जो बॉन्ड पेयर होते हैं उनके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, और जो अप और डाउन जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है। इनको ऊपर और नीचे वाले को बोलते हैं एक्सियल, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। इसके बाद 5 के लिए 4+1 हो सकता है। 4+1 का मतलब 4 तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब यहाँ दिक्कत ये आती है सोचने की कि इस शेप में या इस ज्योमेट्री में लोन पेयर को कहाँ एडजस्ट किया जाए। ध्यान रहे, लोन पेयर हमेशा ज़्यादा जगह वाली पोजीशन पर रखना चाहिए, कि मतलब मोर स्पेसियस जगह वहाँ होनी चाहिए ताकि रिपल्सन फोर्स कम से कम लगे। तो देखिए, ये जो इक्वाटोरियल पोजीशन है ये 120 डिग्री एंगल पर है, तो यहाँ रिपल्सन फोर्स कम लगेगा, इसलिए लोन पेयर की पोजीशन जो रखेंगे वो इक्वाटोरियल रखी जाएगी। ये सेंट्रल एटम, ये लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर, ये तो एक वो ट्राइगोनल बन गया प्लेन में। अब एक बॉन्ड पेयर जस्ट ऊपर और एक बॉन्ड पेयर जस्ट नीचे, ठीक है। ये 4 तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर बन गया। इसको बोलते हैं, इस शेप का क्या नाम होता है? ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, शॉर्ट में TBP बोला जाता है। ट्राइगोनल का मतलब 3 एक प्लेन में है और 2 ऊपर और नीचे बाईपिरामिडल, इसलिए इस शेप को बोला जाता है के शेप, ठीक है। या फिर इसी का दूसरा नाम होता है एक और सीसा शेप, ठीक है। बट इसमें जो मेन ध्यान रखने वाली बात है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, इस लोन पेयर की पोजीशन इक्वाटोरियल पोजीशन रखी जाएगी। अब अगली यदि कंडीशन की बात करें तो 3+2
5 में 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो। अब 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे तो लोन पेयर दोनों कहाँ प्रेजेंट होंगे? लोन पेयर दोनों मोर स्पेसियस जगह पर होंगे जहाँ रिपल्सन फोर्स कम से कम लगे और वो इक्वाटोरियल पोजीशन ही होती है। देखिए कैसे होगा। ये सेंट्रल एटम, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, और इसके बाद ये बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये तो ट्राइगोनल बन गया। अब एक बॉन्ड पेयर 3 है ना, तो एक बॉन्ड पेयर ऊपर और एक बॉन्ड पेयर नीचे, इस टाइप से। तो इसको बोलते हैं टी शेप। क्या बोला जाता है? टी शेप बोला जाता है। क्लियर है बात? इस प्रकार से यहाँ पर कई प्रकार की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, बट ध्यान ये रहे ऐसी कंडीशन जब भी आए लोन पेयर को इक्वाटोरियल पोजीशन पे ही रखा जाता है। अब नेक्स्ट बात करें अपन n = 6 की। n = 6 होने पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? n = 6 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर हम केस लेते हैं 6 + 0, यानी 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर की 2 कंडीशन बनती हैं भाई। एक तो बनती है ये सेंट्रल एटम 1, 2, 3 और 4, ये 4 बॉन्ड पेयर एक प्लेन में है, ये 5वां और ये 6ठा। इसको बोलते हैं ओक्टाहेड्रल। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन इसमें ये भी बनती है, देखो ये 4 बॉन्ड पेयर एक ही प्लेन में, ये सेंट्रल एटम है। अब ये जो 5वां और 6ठा जो बॉन्ड पेयर होता है, ये या तो इसकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा हो या इनसे भी कम हो। इसका मतलब ये सराउंडिंग एटम, ये सेंट्रल एटम, इसकी बॉन्ड लेंथ इनसे भी कम हो। ठीक है, तो इसको बोला जाता है टेट्रागोनल। ठीक है, या स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पायरेमिडल बोला जाता है, और इसको अपन रेगुलर ओक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्लियर है? एक तो इस टाइप की हो जाती है, और इसके बाद एक 5+1 की कंडीशन बनती हो। 5+1 यानी 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। अब जब ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा याद रखना है कि ओक्टाहेड्रल पोजीशन जब होती है sp3d2 में, तो जब एक लोन पेयर आता है तो एक लोन पेयर तो कोई भी पोजीशन पर रख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के ही होते हैं, सब के सब 90 डिग्री के हैं। तो इसमें एक जो लोन पेयर आता है उसको आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। 1, 2, 3 और 4, ये 4 तो प्लेन में, एक बॉन्ड पेयर ऊपर और सपोज एक लोन पेयर नीचे। इस लोन पेयर को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते थे, क्योंकि सब के सब 90 डिग्री के एंगल हैं। तो इसको तो हम बोल देंगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पायरेमिडल। बट यदि 5+2 की कंडीशन इसमें हो, 4+2 की कंडीशन इसमें हो 6 में, तो ऐसी कंडीशन में जब दूसरा लोन पेयर इस शेप के अंदर आता है, इस वाली 6 वाली कंडीशन के अंदर आता है, तो वो दूसरा लोन पेयर हमेशा पहले लोन पेयर के अपोजिट रखना होता है, ताकि रिपल्सन कम से कम लगे। अब सपोज दैट ये सेंट्रल एटम 1, 2, 3 और 4, ये 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए। अब एक लोन पेयर जस्ट प्लेन के ऊपर और एक लोन पेयर जस्ट प्लेन के नीचे। ठीक है, इस शेप को क्या नाम दे देते हैं अपन? स्क्वायर प्लेनर शेप। चारों एक में ही है, स्क्वायर प्लेनर। देखो मैं इनमें शेप में कहीं भी डिस्टोर्टेड नहीं लिख रहा हूँ, जो कि मैंने सबसे पहले ही बता दिया था कि जब बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी आ जाता है तो
तो शेप है वो डिस्टोर्टेड हो जाती है, विकृत हो जाती है। तो इनमें सब में नाम के पहले आप क्या लगा सकते हो, जहाँ लोन पेयर आ जाए वहाँ डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल ऐसे भी लिखा जाता है इनको। क्लियर है बात। यहाँ पर इतनी टाइप की कंडीशन पॉसिबल हैं n = 6 में। अब n = 7 की बात करें, सेकेंड पोस्टुलेट में ही n = 7। n = 7 का मतलब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होने पर एक कंडीशन मानते हैं अपन 7 + 0 की। 7 + 0 की कंडीशन में क्या होता है कि 7 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर। तो 7 बॉन्ड पेयर की पोजीशन कैसे होती है, देखो एक पेंटागनल बनाना अपने को, इसके सेंटर में सेंट्रल एटम और इसके जो 5 कॉर्नर हैं 1 2 3 4 और 5, पांचों कॉर्नर पर 5 सराउंडिंग एटम्स। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 72 डिग्री का होता है, सबके बीच एक जैसा ही होता है। अब इसमें 2 बॉन्ड पेयर और बच गए, 7 बॉन्ड पेयर हैं। तो ये तो है एक प्लेन में, अब एक जस्ट इसके ऊपर और एक जस्ट इसके नीचे, वो इनके साथ कितने डिग्री एंगल पर रहेगा, 90 डिग्री के एंगल पर रहेगा। तो इसमें भी 2 प्रकार के बॉन्ड एंगल हैं, एक तो 72 डिग्री और एक 90 डिग्री। बोर्ड अपना 2D है तो इसमें अपन इस टाइप से शो कर देंगे, एक जस्ट ऊपर और एक जस्ट नीचे। ये बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। इस शेप को हम क्या नाम देते हैं, पेंटागनल बाई पिरामिडल। पेंटागनल बाई पायरेमिडल। ठीक है, एक कंडीशन ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन ये बनती है 6 + 1 की। 6 + 1 में जो एक लोन पेयर है उसकी पोजीशन का अपन डिस्कशन करते हैं। अब 6 तो बॉन्ड पेयर हैं, एक उसमें लोन पेयर हो, 6 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो उस लोन पेयर की पोजीशन या शेप को हम कैसे डिसाइड करते हैं। देखो ये सेंट्रल एटम 1 2 3 4, अब ये वाला जो है एक ये 5, अब एक लोन पेयर जो है वो इसके जस्ट या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर रहेगा। बट ध्यान रहे, ऐसी कंडीशन में यदि आप कर दोगे, बॉन्ड एंगल के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, बॉन्ड एंगल के हिसाब से देखा जाए तो ये ऊपर वाला 90 डिग्री पर होता है। बट अब ये लोन पेयर 5 बॉन्ड पेयर को परेशान करेगा, प्लेन वाले 5 बॉन्ड पेयर को परेशान करेगा। इसलिए इस लोन पेयर की जो पोजीशन है वो इस अप डाउन वाली पोजीशन नहीं लेकर के हम कौन सी पोजीशन लेते हैं, इक्वाटोरियल पोजीशन लेते हैं, ताकि कम से कम बॉन्ड पेयर को परेशान करे। इस टाइप से यहाँ बॉन्ड पेयर होगा। एक तो ये होती है, इसको बोला जाता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखो 4 2 6 बॉन्ड पेयर हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसके अलावा इसमें 5 + 2 की कंडीशन भी बनती है, 5 + 2 7 की कंडीशन में। तो 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब जो दोनों लोन पेयर होंगी वो अप और डाउन की पोजीशन में होंगे पेंटागनल के, यानी पेंटागनल पोजीशन। ये सेंट्रल एटम 1 2 3 4 और 5, ये तो 5 बॉन्ड पेयर हो गए। ये सराउंडिंग एटम, एक लोन पेयर जस्ट ऊपर और एक लोन पेयर जस्ट नीचे। इस शेप को अपन क्या नाम देंगे, इस वो पेंटागनल प्लेनर, पेंटागनल प्लेनर शेप बोली जाएगी। ठीक है, बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की, वेस्पर का थर्ड पोस्टुलेट। इट डील्स विद द बॉन्ड एंगल ऑफ मोलिक्यूल या फिर आयन। इस थर्ड पोस्टुलेट में अपन जो मोलिक्यूल या आयन है उसके बॉन्ड एंगल का डिस्कशन करेंगे। तो देखो, बॉन्ड एंगल का डिस्कशन करने के लिए हमें कई चीज़ों को चेक करना पड़ता है, किसी में कोई सी चीज़, किसी में कोई सी चीज़, इस टाइप से। तो क्या करना है अपने को,
देखो सबसे पहले अपन उसमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। पहला काम है हाइब्रिडाइजेशन चेक करना। हाइब्रिडाइजेशन चेक करने से हमें परसेंट एस करेक्टर का पता चल जाएगा। परसेंट एस करेक्टर आप जानते होंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन होने पर 50% एस करेक्टर होते हैं, sp2 होने पर 33.33% और sp3 होने पर 25% एस करेक्टर होते हैं। परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज जब होता है तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होता है। बॉन्ड एंगल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, पहला काम। हाइब्रिडाइजेशन यदि सेम आ जाए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, सेम, 2-3 के अंदर कंपेयर कर रहे हैं अपन कि किस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, उस टाइम यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए तो उसके बाद अपने को क्या चेक करना, तो उसके बाद चेक द लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, चेक द एलपी ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर लोन पेयर चेक करते हैं कि लोन पेयर की संख्या कितनी है। तो देखो नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ एलपी इंक्रीज जब होता है, लोन पेयर जब इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। आपको याद होगा अमोनिया के अंदर 107 डिग्री एक ही लोन पेयर था, वाटर में 2 लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर होने से 104.5 डिग्री करीब, यानी बॉन्ड एलपी इंक्रीज होने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। अब सपोज दैट एलपी की संख्या भी सेम आ जाए, उसके बाद क्या चेक करते हैं, थर्ड, चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। यदि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा। इसका रीजन क्या है देखना, सपोज ये सेंट्रल एटम, ये सराउंडिंग एटम, ठीक है, एक ये दूसरा सेंट्रल, ये दोनों सराउंडिंग, ये सेंट्रल, ये दोनों सराउंडिंग। अब सपोज दैट मैं कह रहा हूँ लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सपोज दैट इसमें बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, इससे ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो ये बॉन्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, थोड़े नज़दीक आ गए, इसकी और ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे। देखो बॉन्ड पेयर यहाँ ज़्यादा दूर थे, रिपल्सन कम था तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा था, यहाँ बॉन्ड पेयर नज़दीक आ रहे हैं तो रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल और बढ़ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड एंगल और ज़्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम यहाँ हो जाएगा। तो क्या कहा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होने पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड बात यदि मैं कहूँ, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। कैसे, जस्ट इसका रिवर्स करके देखो कि सपोज दैट मान लो ये सराउंडिंग एटम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो इधर से इधर आ जाओ, ठीक है। जैसे जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड पेयर इसकी ओर आते जा रहे हैं, बॉन्ड पेयर इसकी ओर आते जा रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर ज़्यादा दूर हो जाएंगे, उनके बीच रिपल्सन फोर्स कम लगेगा, रिपल्सन फोर्स कम लगेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, इसका जस्ट रिवर्स। इसका रीजन है ये कि सेंट्रल और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज या डिक्रीज होने पर बॉन्ड एंगल किस प्रकार से प्रभावित होता है। इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करके देखते हैं। तो ये देखते हैं इनके बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। आंसर मैंने सबके लिख दिए हैं वैसे, बट इनका रीजन आपको नहीं पता हो तो देख लें। देखो इस पहले केस में अपन यदि देखेंगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैंने बता रखा है, पूरा वीडियो बना रखा है, उसको आप आराम से देखें, सब में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। sp3 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 आ रहा है तीनों में,
यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो क्या बताया था, लोन पेयर चेक करना है। इसमें लोन पेयर 0, इसमें लोन पेयर 1, इसमें लोन पेयर 2। लोन पेयर इंक्रीज होने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा यदि मैं इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर मानूं तो इसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसमें, और फिर इसमें लोन पेयर इंक्रीज होने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। दूसरे केस में आओ, इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो ये देख लेंगे आप, सब में ईजी है। अब यदि हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद हम परसेंटेज करेक्टर चेक कर लेते हैं, इसमें 50 है, इसमें 33, उन सब में 25, तो यहाँ इन दोनों का तो फैसला हो जाएगा किससे, परसेंटेज करेक्टर से। पहले वही चेक करना है। तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा और फिर इसका बॉन्ड एंगल। अब इन तीनों में यदि डिस्कशन करें तो वही लोन पेयर पर चली जाएगी बात। अब लोन पेयर इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। लोन पेयर इंक्रीज होने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर का बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। थर्ड केस में आ जाओ, I3 माइनस, ये इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3d ये सब निकाल लेंगे आप। अब बात आती है, देखो इसमें sp3d आ गया, तो ध्यान रहे sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक अपन परसेंटेज करेक्टर चेक करते हैं। बट यदि d भी इंक्लूड हो जाए ना तो फिर उस मॉलिक्यूल की शेप देखनी है अपने को। I3 माइनस की शेप लीनियर होती है, हाइब्रिडाइजेशन से देख लेना शेप कैसी होती है, लीनियर। और लीनियर में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है। 1 नंबर, इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा। अब इसके बाद यह आ जाएगा, इन तीनों में परसेंटेज करेक्टर से फैसला हो रहा है तो 3 नंबर आ जाएगा। इन दोनों की यदि बात करें तो यहाँ लोन पेयर ज़्यादा है तो इसमें बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, 4 नंबर में, 2 नंबर में इससे भी ज़्यादा है। इस केस में आ जाओ, हाइब्रिडाइजेशन देख लिया सब में, हाइब्रिडाइजेशन से ही फैसला हो जाएगा, इसका सबसे ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल 1 नंबर का। फिर sp2 आ रहा है, इस 2 नंबर आ जाएगा, ये 1 नंबर हो, ये 2 नंबर हो। sp, इसमें sp3, इसमें भी sp3। इनमें यदि बात करें अपन तो यहाँ लोन पेयर 2 है, इसलिए इसका बॉन्ड पेयर कम हो जाए, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा तीसरे की अपेक्षा। इसमें आ जाओ, अमोनिया, pH3, आर्सिन और स्टीबिन, ये तो सिंपल है, पी ब्लॉक का ऑर्डर है। यहाँ जैसे जैसे अप टू डाउन जाते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पर फैसला हो रहा भैया। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने पर बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होता है। तो NH3 का सबसे ज़्यादा, फिर डाउन जाने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक और फिर एंटीमनी। फोर्थ केस में इनमें यदि हाइब्रिडाइजेशन देखें तो अपन ये आता है, हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज करेक्टर से यदि फैसला करें तो देखो डेफिनेटली 2 नंबर का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में sp2 ही है, तो इसमें देखो ये जो NO2 होता है ना, ये कुछ इस शेप, इस टाइप का होता है, NO2 कोऑर्डिनेट O, ये वाला, ठीक है। और NO2 माइनस जो होता है डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये लोन पेयर इस टाइप से होता है। तो अब देखो इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन भले ही sp2 ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ठीक है, तो इसमें लोन पेयर नहीं है, इसमें लोन पेयर है। तो लोन पेयर होने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, इसका सबसे कम होगा माइनस वाले का, 3 नंबर का, और एक इससे इसकी तुलना में NO2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। क्लियर है। एक लास्ट एग्जाम्पल ये हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, इसके बाद देखो वही बात, इसमें सबसे ज़्यादा, ठीक है, लीनियर शेप की वजह से सबसे ज़्यादा। उसके बाद इन तीनों में देखें तो इनमें देखो इन दोनों का इससे तो ज़्यादा होना है परसेंटेज करेक्टर के हिसाब से, तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर इंक्रीज होंगे, इसमें लोन इसकी तुलना में, तो इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कम होगा, तीसरे वाले का इसका ज़्यादा है, और फिर इसमें लोन पेयर और इंक्रीज हो रहे हैं तो बॉन्ड एंगल सबसे कम। इस प्रकार से अपन पहले हाइब्रिडाइजेशन, फिर लोन पेयर, और फिर लास्ट में चेक करते हैं सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उस हिसाब से बॉन्ड एंगल का फैसला किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन नेक्स्ट पोस्टुलेट लेते हैं। जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वेस्पर का फोर्थ, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम आर बॉन्ड पेयर, सेंट्रल एटम के चारों तरफ बॉन्ड पेयर ही हो, देयर इज नो एलपी एंड ऑल सराउंडिंग एटम आइडेंटिकल, सराउंडिंग एटम कैसे हो, सब के सब सेम हो, देन चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डज नॉट अल्टर द बॉन्ड एंगल, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होने पर भी बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए BF3, BCl3, ये सब एग्जाम्पल, इनमें सराउंडिंग एटम जो हैं वो सेम है सब के सब, इसमें तीनों आयोडीन, इसमें तीनों ऑक्सीजन, इसमें तीनों ऑक्सीजन। ऐसे केस होने पर यदि सेंट्रल एटम चेंज भी हो रहा हो तो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, इन सब का बॉन्ड एंगल
120 डिग्री होगा, क्योंकि इनकी शेप सबकी आइडियल है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप के हैं सब के सब। ऐसे केस में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है। सेम ऐसे देख लो CH4 CC, यहाँ कार्बन सेंटर एटम, फिर सिलिकॉन आ गया, जीनोन आ गया, सल्फर आ गया, फॉस्फोरस आ गया। भले ही सेंटर एटम चेंज हो रहा हो बट सराउंडिंग एटम सेम है। इसमें चारों हाइड्रोजन है, इसमें चारों फ्लोरीन है, और लोन पेयर नहीं होना चाहिए। सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, सारे के सारे बॉन्ड पेयर होना चाहिए। तो इनमें सब में बॉन्ड एंगल एक जैसा होगा, और वो कितना 109 डिग्री 28 मिनट। टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप इन्हीं की होगी, आइडियल टेट्राहेड्रल शेप होगी सबकी। ठीक है। लास्ट पोस्टुलेट है, डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ज़्यादा स्थान घेरता है सिंगल बॉन्ड की कंपेरेटिवली। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सपोज दैट ये बॉन्ड एंगल है, मान लो इसको मैं θ1 कह दूं, इसको मैं θ2 कह दूं, इसको मैं θ3 कह दूं। तो देखो ये किस किस के बीच का, डबल और सिंगल, ये भी डबल और सिंगल। तो θ1 और θ2 दोनों ही बॉन्ड बड़े होंगे, बॉन्ड एंगल ज़्यादा होंगे इनके, और लेकिन दोनों इक्वल होंगे। बट ज़्यादा किससे होंगे, θ3 से ज़्यादा होंगे। θ3 का बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड के बीच का वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। विस्पर के मेन पोस्टुलेट मैंने आपको बता दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।